टोनी बार बार वर्तमान के इस कड़वे और दर्दनाक क्षण में लौट आता जहां उसके पिता की जिंदगी अस्पताल के बिस्तर पर सिमट रही थी। फिन अपनी गर्दन झुकाकर फिर से कहीं दूर नजरें टिका लेता और अपनी यादों का एक नया सिलसिला बुनने लगता। टोनी के पापा अस्पताल में भर्ती थे और गुजरते वक्त के साथ उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। पूरा दिन वह पापा के सामने बैठे रहते और अपने चेहरे पर एक झूठी हंसी सजाकर उन्हें यह दिखाने की कोशिश करते कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर ही भीतर वह खुद को बेहद लाचारी और बेबसी के समंदर में डूबा हुआ महसूस कर रहा था। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बरसात हो रही थी और दूर दूर तक कोई हलचल नहीं थी, बस सन्नाटा पसरा हुआ था। टोनी अस्पताल की खिड़की के पास खड़ा होकर एक और खींचने लगता है। तभी उसकी नज़र अस्पताल से कुछ दूर सड़क के किनारे जल रही एक स्ट्रीट लाइट पर पड़ती है। स्ट्रीट लाइट की उस पीली रोशनी में गिरती हुई बारिश की बूंदें बहुत सुंदर लग रही थीं। एक पल के लिए टोनी अपनी सारी चिंताओं को भूलकर उन बूंदों की झिलमिलाहट में पूरी तरह खो जाता है। लेकिन अगले ही पल टोनी की नज़र उसी स्ट्रीट लाइट की उस धुंधली पीली सी रोशनी में एक गरीब सी दिखने वाली, या यूं कहें कि एक रहस्यमयी औरत पर पड़ती है। उस औरत को देखकर टोनी के रोंगटे खड़े होने लगते हैं और उसके भीतर एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। आधी रात के इस पहर में जब सड़क पर परिंदा भी पर नहीं मार रहा था, अचानक एक औरत का यूं स्ट्रीट लाइट के नीचे अजीबोगरीब और डरावने तरीके से नाचना उसे गहरे सदमे और असमंजस में डाल रहा था। उस महिला ने सफ़ेद रंग की हैट लगा रखी थी जिससे उसका चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था और दिखाई नहीं दे रहा था। उसके हाथों में सफ़ेद रंग के ग्लव्स पहने हुए थे, पैरों में छोटी सी स्कर्ट और सफ़ेद रंग का बॉडी सूट पहने वह अपनी उंगलियों को हवा में अजीबोगरीब ढंग से घुमाते हुए लगातार नाच रही थी। टोनी ने महसूस किया कि कुछ देर तक लगातार नाचे जाने के बाद उस औरत ने अचानक मुड़कर उसकी तरफ उंगली से इशारा किया और फिर पलक झपकते ही हवा में गायब हो गई। उस औरत के यूं अचानक गायब होने और टोनी की ओर उंगली से इशारा करने के कारण वह बुरी तरह डर गया और उसने घबराकर एक झटके से खिड़की बंद कर ली। कुछ देर तक दिल की धड़कनें तेज रहने के बाद उसने फिर से धीरे से खिड़की खोलकर बाहर झांका तो उसकी चीख निकलते निकलते बची। वही औरत ठीक उसकी खिड़की के सामने खड़े होकर नाचती हुई दिखाई दे रही थी। डर के मारे टोनी तुरंत दौड़कर अपने बेड के पास आ गया और अपनी आंखों से देखे हुए इस खौफनाक सच को झुठलाने की तमाम कोशिशें करने लगा। कुछ ही देर की मानसिक जद्दोजहद और थकान के बाद आखिरकार उसे गहरी नींद आ गई। नींद की आगोश में जाते ही टोनी का सपना शुरू हुआ। वह खुद को सड़क के किनारे खड़ा हुआ पाता है। तभी उसके सामने वही रहस्यमयी औरत अजीबोगरीब अंदाज में नाचना शुरू कर देती है। टोनी जैसे किसी सम्मोहन में बंधा हुआ सहम कर और अपनी सुध-बुध खोकर उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा था। जैसे ही टोनी उस औरत के ठीक सामने पहुंचा, उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठा लिया। स्ट्रीट लाइट की उस भयानक रोशनी में उस लेडी का चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद और गहरी झुर्रियों से भरा हुआ था, जिसके आसपास कई काले निशान बने हुए थे। होंठ की जगह ऐसा लग रहा था मानो किसी ने ब्रेड या ब्लड से कटी हुई खाल बना रखी हो, जिसके आसपास काला गाढ़ा खून जमा हुआ था। उसने अपनी भयानक और तेली आंखों से जब टोनी को घूरा तो टोनी अपनी जगह पर खड़ा खड़ा बुरी तरह कांपने लगा। अब उसके अंदर एक पल भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं बची थी। अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए टोनी दौड़ते हुए अपने कमरे में वापस लौट आया था। कमरे के अंदर आते ही गहरा अंधेरा फैला हुआ था।
जैसे ही टोनी अपने कमरे में पहुंचा, अचानक नीले रंग की एक मध्यम सी रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है और वह देखता है कि उसके पापा एंथोनी ठीक उसी लेडी की तरह अपनी उंगलियां हिलाते हुए कमरे में नाचने लगे हैं। यह सब देखकर टोनी की चीख निकल जाती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। वह समझता है कि यह सब सिर्फ एक डरावना सपना था। खुद को संभालते हुए वह सोचता है कि एक बार पापा को चेक कर लूं, कहीं उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। टोनी घबराते हुए पापा के बेड के पास जाता है और उन्हें छूकर देखता है, लेकिन उनका शरीर बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उसकी सांसें रुक जाती हैं और वह चीख पड़ता है, सिस्टर, डॉक्टर, ओह गॉड, हेल्प मी। टोनी की दर्दनाक आवाज़ सुनकर डॉक्टर और स्टाफ दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं। टोनी रोते हुए कहता है, डॉक्टर, बिलीव मी, एंथोनी राइट नाउ तो बिल्कुल ठीक थे। यह सब कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर चेक करने के बाद गंभीर आवाज में कहते हैं, ही इज नो मोर। टोनी। डॉक्टर की यह बात सुनकर टोनी दीवार का सहारा लेकर पीछे की ओर खिसक गया। उसे जीवन का सबसे गहरा सदमा लगा था। अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी करने के बाद वह अपने कमरे में गुमसुम बैठा, यही सब सोच रहा था। तभी अचानक उसे वह डांसिंग लेडी याद आ गई और उसके चेहरे के भाव तेजी से बदलने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसके पापा की ठीक उसी अंदाज में मौत हो गई और वह सोचने लगा, क्या मेरे पापा का उस तरह से नाचना और फिर अचानक उनकी यूं मौत हो जाना और उस लेडी का मेरी तरफ उंगली से इशारा करना, इसका मतलब क्या था? क्या वह मुझे कुछ बताना चाह रही थी? यह सारे सवाल उसके दिमाग में ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई चक्रव्यूह हो। टोनी का रोम रोम उस डर से कांप उठा था। उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे थे। आखिर कौन थी वो लेडी? उसे कैसे पहले से पता था कि पापा की मौत होने वाली है? एक एक करके न जाने कितने ही सवाल उसके जहन में आते जा रहे थे। टोनी के लिए अब एक भी पल अपने उस घर में टिकना या गुजारना नामुमकिन हो गया था। उसने उसी वक्त अपनी गाड़ी की चाबी उठाई, गाड़ी निकाली और तेज रफ्तार से गाड़ी भगाते हुए शहर से बाहर निकल आया। शहर की मुख्य बस्ती और भीड़भाड़ से दूर जंगल के रास्ते पर एक छोटी सी झील के किनारे लकड़ी का बना हुआ यह छोटा सा फार्म हाउस बचपन से ही टोनी का सबसे पसंदीदा स्थान था। जब भी उसे जिंदगी की भागदौड़ से दूर अकेले में कुछ समय बिताना होता था, वह यहीं आकर अपने दिन बिताया करता था। उसके पापा ने यह खूबसूरत हट उसकी हर छोटी बड़ी पसंद को ध्यान में रखकर बनवाई थी। यहाँ पहुंचकर उसने सोचा था कि शायद उसे सुकून मिल जाएगा, लेकिन खौफ उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ ही देर बाद अचानक उसे बाहर से वहीं जानी पहचानी अजीब सी संगीत की आवाजें सुनाई देने लगीं। डरते डरते उसने कमरे का पर्दा हटाया और जैसे ही खिड़की से बाहर देखा, उसकी सांसें एक बार फिर फूलने लगीं। वहां कांच पर खून से एक भयानक मैसेज लिखा हुआ था, मौत हूं मैं। इसके साथ ही टोनी की नज़र जैसे ही सड़क की ओर गई, उसने देखा कि वही लेडी अभी भी अपनी ही धुन में मग्न होकर उसी तरह नाच रही थी। डर के मारे कांपते हुए टोनी ने जब उसके हाथों की तरफ देखा तो आज भी वह लेडी अपनी उंगलियों से हवा में कोई खौफनाक आकृति बना रही थी। वह पूरी रात सहमा रहा और डर के मारे रोता रहा। रोते रोते ही कब उसकी आंख लग गई, उसे खुद पता नहीं चला। तभी सपने में उसे फिर से वही लेडी दिखाई दी। इस बार वह डांस नहीं कर रही थी, बल्कि अपने हाथों से इशारा करके उसने टोनी को अपने पास बुलाया। टोनी किसी मरे हुए इंसान या भूत की तरह उसके इशारे की तरफ उसकी ओर बढ़ने लगा। वह औरत जैसे ही उसके बिल्कुल करीब आ गई और उसके कानों के पास आकर फुसफुसाई,
तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस भयानक आवाज का मतलब था, मौत हूं मैं, तुमसे तुम्हारा सब कुछ ले जाऊंगी। मृत्यु ही अंतिम सत्य है, चलो मेरे साथ, चलो। यह कहते हुए वह लेडी अचानक टोनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगी। टोनी ने अपनी जान की पूरी ताकत लगाकर उसे दूर धकेल दिया और अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। अचानक ही हड़बड़ाकर टोनी की नींद टूट गई। रात के ठीक 2 बज रहे थे। टोनी ने गहरे तनाव और घबराहट में अपना फ़ोन उठाया और बिना एक पल गंवाए अपनी मंगेतर मिशेल का नंबर डायल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ से घंटी बजती रही और कोई जवाब नहीं मिला। माथे पर आए ठंडे पसीने को पोंछते हुए उसने एक बार फिर से नंबर डायल किया। तभी फोन के स्पीकर से दूसरी तरफ से एक भारी और भयानक आवाज गूंजी। अब वह कभी फोन पिक नहीं करेगी क्योंकि वह मर चुकी है। यह सुनकर टोनी के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और वह सुन्न पड़ गया। उस डांसिंग लेडी ने सच ही कहा था कि वह उसका सब कुछ छीन लेगी। टोनी की जिंदगी में उसके पिता एंथोनी और उसकी मंगेतर मिशेल के अलावा और कोई भी अपना नहीं था। उन दोनों की एक के बाद एक हुई असमय मौत के बाद टोनी के पास जैसे जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा था। उसके दिल और दिमाग में हर वक्त बस यही ख्याल आता कि वह भी आत्महत्या कर ले और अपने पिता व मिशेल के पास चला जाए। वह रात रात भर जागकर और उस डांसिंग लेडी की तलाश में एक गली से दूसरी गली भटकता रहता, जैसे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। लेकिन शायद मौत का एक तय वक्त होता है। हम अपनी मर्जी से मौत को नहीं जान सकते। उस दिन के बाद से वह डांसिंग लेडी टोनी को कभी दोबारा दिखाई नहीं दी। हालांकि